नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सिंह आज अपने चैनल पर स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर रोहित सक्सेना जी का, जो कि नेशनल चैंपियन रहे हैं, एथलीट हैं, मीडिया की जानी मानी हस्ती हैं और अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के समाज सेवा कर रहे हैं। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी। कैसे हैं आप? बहुत स्मार्ट। और बताइए अपनी जर्नी के बारे में, अपनी शुरुआत कैसे किया आपने, अपना जो आपका एजुकेशन था, सफर कैसे शुरू हुआ? देखिए, मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ। साधारण मतलब लिटरली साधारण। ये कोई ऐसा नहीं है कि साधारण कहने का मतलब जैसे रियलिटी शोज में लोग इमोशंस को जनरेट करने के लिए ऐसा करते हैं। मैं लिटरली बहुत साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत छोटे से रेलवे के कर्मचारी थे और मैं, मेरे पिता, मेरी माताजी, मेरे बड़े भाई, छोटी बहन, हम सभी लोगों का भार उन पर होता था। और बहुत ईमानदारी से उन्होंने चूंकि नौकरी करी, तो ईमानदार आदमी के पास आप समझ सकते हैं कि कितनी संचित पूंजी होगी। जो भी उनका सैलरी होता था वो हम लोगों को पढ़ाने में, हमारे कॉपी किताब, घर के खर्च, इन्हीं सब चीज़ों के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता था। तो बहुत साधारण से स्कूल में भी पढ़ा हूँ, मदर टेरेसा में। स्कूलिंग मेरी बहुत साधारण स्कूल से रही। लेकिन मुझे एक शुरू से कह सकते हैं कि एक जुनून रहा कि मुझे बहुत कुछ करना है। बिकॉज मेरे पास अगर मैं कहूँ तो खोने को कुछ नहीं था, क्योंकि ना ही कोई ऐसा पारिवारिक बैकग्राउंड था कि बहुत नामचीन परिवार से आ रहा हूँ तो उसकी बागडोर आगे ले जानी है, या कोई बहुत सत्ताधारी परिवार से आ रहा हूँ तो ले जानी है। बहुत साधारण परिवार से आया। तो जैसा मैंने बताया, मैंने प्रारंभिक शिक्षा मेरी मदर टेरेसा से हुई। उसके बाद मुझे जब इंटरमीडिएट के लिए मतलब जाना पड़ा, हाँ जी, तो मैंने अपने घर वालों से कहा मुझे किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। तो पिताजी ने असमर्थता जता दी उसमें कि भाई इतने पैसे भी नहीं है हमारे पास और मैं लोन लेके काम भी नहीं करता कि लोन लेके तुम्हें पढ़ाया जा सके। तो मुझे गंगादीन गौरी शंकर में इंटर कॉलेज है यहाँ पर एक हुलागंज के पास, वहाँ एडमिशन दिलाया। 4 रुपए 60 पैसे फीस होती थी उसकी। तो वहाँ से मेरी शिक्षा हुई। और चूंकि परिवार भी बहुत साधारण था, और जब साधारण परिवार था तो आपका जो सराउंडिंग होगा वो भी साधारण लोगों में होगा। वो भी कोई ऐसा नहीं होगा बहुत पैसे वाले या बहुत नामचीन लोगों के बीच होगा। तो मुझे जैसे जैसे मैंने कई बार देखा कि बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं। चूंकि मैं बहुत साधारण स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो इंग्लिश का एक फोबिया बहुत शुरू से स्टूडेंट्स पे रहा है और आज भी है, जिसमें कोई दो राय नहीं। तो जब मैं 9th में गंगादीन गौरी शंकर इंटर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तो हमारे एक क्लास टीचर होते थे मिस्टर आर द्विवेदी जी। फॉर्चुनेटली वो इंग्लिश के टीचर थे जो हमारे क्लास टीचर थे। तो जो वो इंग्लिश पढ़ाते थे तो मैं बड़े चाव से पढ़ता था, और उनके दिए हुए जो भी चीज़ें होती थी उनको मैं प्रैक्टिस बहुत करता था। जैसे वो ट्रांसलेशंस देते थे तो उन ट्रांसलेशंस को अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में कैसे आप लाएंगे, कैसे इसको आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, ये बहुत करता रहा। फिर मुझे उन्होंने एक दिन एक किताब का नाम बताया कि इससे तुम्हारी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड आप बिलीव करो, वो किताब, मुझे पता नहीं कॉपीराइट के तहत नाम लेना चाहिए नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो जो किताब थी मैंने उसको कंठस्थ कर लिया। उस ग्रामर की इतनी मोटी बुक को मैंने कंठस्थ कर लिया। हाँ जी। और आज भी मैं वो पूरी किताब पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक वैसे ही नियम कायदे कानून ग्रामर उसकी फॉर्म वर्ब की के साथ फॉर्मूले के साथ बता सकता हूं कि किस टेंस में कैसे क्या होता है। तो ये चीज मेरे क्लास टीचर को बहुत पसंद आई। तो वो अक्सर ऐसा करते थे, कई ऐसे ट्रांसलेशंस होते थे या ग्रामर की कई ऐसी चीज होती थी जो और मेरे साथी नहीं कर पाते थे, तो मुझसे अक्सर कहते थे सक्सेना तुम खड़े होके बताओ, जिससे बाकी बच्चों को इंस्पिरेशन मिल सके। हाँ, तो मैं खड़े होके बताता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, यार एटलीस्ट समवेयर आई एम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो वहां से जर्नी शुरू करी। और चूंकि ताइक्वांडो में जाने का बहुत, जैसा आपको पता है मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, तो बहुत एक कह सकते हैं दृढ़ संकल्प था कि मुझे कराटे सीखना। ताइक्वांडो का नाम तो बाद में मुझे समझ में आया। तो मैं जब गंगादीन जाता था तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें ब्रूसली ऐसे करके बना हुआ था और लिखा था कि यहाँ पे ताइक्वांडो सिखाया जाता है। तो विंटर वेकेशंस हुई तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस कराटे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, सॉरी समर वेकेशंस हुई।
तो समर वेकेशन में मैंने कहा आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस कराटे। तो मेरे पापा ने कहा ठीक है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों के लिए केवल सिखाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो तुमको खेलने हैं, खेलने का समय 2 घंटा तुम्हारे पास है, उस 2 घंटे में तुम कराटे करो, फुटबॉल करो, वट एवर यू वॉन्ट तुम करो। मैंने तो मुझे ये करना है। तो मुझे ले गए, लल्लू प्रसाद इंटर कॉलेज में सिखाया जाता था। वहाँ हमारे कोच होते थे मिस्टर अविनाश चंद्र द्विवेदी जी। तो उनसे उन्होंने मिलाया, बोला कि भाई गर्मी की छुट्टियां हैं बच्चे की, हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि ये ताइक्वांडो सीख जाए। तो और बच्चों की तरह मेरा भी एडमिशन हो गया। उसमें तो कुछ ऐसा होना नहीं था, कोई एंट्रेंस क्वालिफाई करना है। उसमें भी क्या करता था मैं कि जैसे अगर 6 बजे से क्लास होती थी तो मैं 4 बजे 4:30 बजे पहुंच जाता था, और जो मैंने कल सीखा है उस सारे की प्रैक्टिस में 1-1.5 घंटे किक बैक पे करता था, पंचिंग बैक पे करता था, क्योंकि उस समय तो व्हाइट बेल्ट ही होता था। तो कोई हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बहुत अच्छी किकें आती हों, बहुत कुछ आता हो। तो जो सीखता था वो अगले दिन प्रैक्टिस में करता था, 1.5 घंटे 2 घंटे पहले जाकर के। सौभाग्य से क्या हुआ कि 9वें दिन एक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ कानपुर में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल चैंपियनशिप थी। तो मैंने अपने कोच से कहा कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो उसने कहा यार अभी तुम्हें दिन कितने हुए जो तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो। मैंने कहा फिर भी मुझे करना है, वो चोट लग जाएगी, तुम्हारा जो वेट है उसमें इंडिया चैंपियन खेल रहा है, तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। मैंने नहीं, फिर भी खेलना है। बोले ठीक है। तो मैंने पैसे दे दिए, एंट्री फीस भर दी, और मेरे कोच को भी बिलीव नहीं था कि मैं फाइनल तक पहुंच जाऊंगा। और मैंने फाइनल से पहले 5 बाउट खेली थी, जिसमें से 4 मैंने नॉकआउट करे थे। तो जब मैं सेमीफाइनल पहुंचा तब मेरे कोच का टेंशन मुझ पे आया कि लड़का क्या कर रहा है, 4 ये नॉकआउट करके आया सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल में वो आकर के मुझे लड़ाने लग गए और मैं फाइनल पहुंच गया। और फाइनल में मेरा सामना उस समय के एक इंडिया चैंपियन हुआ करता था, कानपुर का लड़का, उससे हुआ। और ही वॉज टू सीनियर देन मी। मुझे जैसा मुझे पता चला था उससे 6-7 साल हो गए थे ताइक्वांडो में, जिससे मेरा फाइनल टूर्नामेंट था। और उसी टूर्नामेंट के पहले जैसा मुझे उस समय जानकारी दी गई थी, वो इंडिया चैंपियन बन के आया था। मेरे अंदर लेकिन कोई डर का फोबिया नहीं था। मतलब ये एक चीज थी कि नहीं, लड़ना है, ये कोई भी हो। और मैंने जब फाइनल बाउट उससे खेली है तो उस मेरे अपोनेंट को भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसके साथ ऐसा खेलूंगा, और मैंने फाइनल में उसको हरा दिया। नेक्स्ट डे सारे न्यूज़पेपर में, लोकल मीडिया में मेरा नाम आया कि स्ट्रीट कैटेगरी में मैंने जीता। तब मेरे पिता ने मुझसे कहा ठीक है, मुझे लगता है तुम इसी खेल के लिए बने हो, तुम कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि 8 दिन की ट्रेनिंग के बाद पार्टिसिपेट करना, वो हौसला आना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात सर्वदा सत्य है, इस ब्रह्मांड में यदि कुछ मतलब एबनॉर्मल नहीं है तो सारे लोगों के पास 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान, सब कुछ वैसे ही है जी। अब इसके बाद अगर अलग है तो आपका जज्बा, और कुछ नहीं। बाकी सबके पास एक जैसा है। हो सकता है आप लंबाई में ज्यादा हो सकता है आप कलर में डाउन हो सकता है आप वेट में ज्यादा हो, अलग अलग चीजें, स्ट्रक्चर आपका अलग हो, लेकिन यदि सारी चीजें सही हैं तो वो सारी चीजें जो कि इंसान को दी गई वो आपको दी गई। तो मेरा अपना मानना है कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई काम कर लिया है तो वो आप भी कर सकते हैं। ये आपका हौसला ही था। मेरा विश्वास था ये राघवेंद्र, और आज भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई काम कोई व्यक्ति कर सकता वो मैं कर सकता। तो मैंने ये किया। उसके बाद स्टेट चैंपियनशिप का सिलेक्शन हुआ और मैं स्टेट चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हो गया। और उस टाइम पे पढ़ाई पे कैसे ध्यान दे पाते थे? पढ़ाई करता था। मुझे 2 घंटे ताइक्वांडो करने के लिए पापा ने परमिशन दी थी, चोरी चकारी करके 3-3.5 घंटे कर लेता था। अच्छा। जल्दी पे वापस कहता था पैदल जाना है, इतनी दूर जाना है तो जाऊंगा, थक जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, फिर चलूंगा। तो पैदल जाना है इतनी दूर तो कैसे मैं जाऊंगा। तो मैं घर से भाग जाता था 3-3 बजे, 3:30 बजे। और मई जून की गर्मियों में मैं प्रैक्टिस करता था। 4 बजे भी मई जून की गर्मियों में ठीक ठाक गर्मी होती है, और फर्श पे प्रैक्टिस करता था। फर्श ठीक ठाक गर्म होती थी, पैरों में बहुत छाले पड़ते थे, वो छालों को मैं ऐसे नोच नोच के हटाता था, लेकिन प्रैक्टिस करता रहता। फिर जब मेरा स्टेट चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ तो मैं अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरे सिलेक्शन होने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे बाहर जाने के।
यद्यपि वैसे पूरा आने जाने का खर्चा एसोसिएशन का था, बट फिर भी आपके पास कुछ पॉकेट मनी होनी चाहिए। हाँ जी। तो वो मेरे पास थे नहीं, तो मैंने अपनी मम्मा से, अम्मा कहते थे हम लोग, तो अम्मा से बहुत रिक्वेस्ट करी कि कुछ भी पैसे दे दो। तो राशन की शक्कर के 50 रुपए रखे थे उनके पास, तो उन्होंने कहा हम ये दे सकते हैं, इस बार कैसे भी करके काम चला लेंगे, ये एडिशनल पैसा है, ये तुमको हम दे सकते हैं। मैंने कहा दे दो। मैंने वो पैसे ले लिए और मैं पहली स्टेट चैंपियनशिप खेलने देहरादून गया। देहरादून में मेरी स्टेट चैंपियनशिप थी और मैं पहली चैंपियनशिप में यूपी चैंपियन बन गया। और उस 50 रुपए में से सिर्फ 13 रुपए खर्च करे थे, क्योंकि खाना एसोसिएशन की तरफ से था, ऑर्गेनाइजिंग टीम की कमेटी की तरफ से था, रहना उन्हीं की तरफ से अरेंजमेंट था, तो कुछ था नहीं जो इधर उधर थोड़ा बहुत मन हुआ अगर कभी किसी चीज का, तो मैंने 13 रुपए मुझे याद है मैंने खर्च करे थे, बाकी पूरे पैसे ऐसे ही ला करके मम्मा को वापस कर दिए थे। तो फिर ऐसे ही ताइक्वांडो का सिलसिला चलता रहा, मैं खेलता रहा और उसके बाद मैं कोच हो गया। और मेरी टीम का भी ये आलम था कि यदि 8 वेट के बच्चे पूरी यूपी से सेलेक्ट होते थे तो 5 मेरे ग्राउंड के सेलेक्ट होते थे, जिसमें से कम 2 से 3 बच्चे इंडिया चैंपियन बन गए थे। मेरे ग्राउंड पे भी मैंने ऐसे प्रैक्टिस करी। मेरे सिखाए हुए, मतलब मुझे लगता है 25-30 बच्चों से ज्यादा बच्चे ब्लैक बेल्ट हैं, 10-12 बच्चों से ज्यादा बच्चे इंडिया चैंपियन हैं मेरे सिखाए हुए। और फिर ऐसे ऐसे करता रहा। फिर मेरा ग्रेजुएशन हो गया 2000 में। 2000 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो मुझे एक मतलब लगन थी कि मैं आईपीएस बनूंगा। हाँ जी। क्योंकि मेरी फिटनेस, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे ऐसा लगता था ये एक ऑफिसर के अंदर ये सारी OLQs जो हैं मेरे अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। तो मैंने लखनऊ में वैट्स ICS है, वहां से सिविल की प्रिपरेशन करी। उसमें भी एक बड़ा इंसिडेंट, बहुत अच्छा इंसिडेंट है, मैं आपको बताऊं। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मेडिकल के बच्चों को, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हुए बच्चों को एड्रेस किया था, तो मैंने बोला था, अब आज का तो पता नहीं, उस समय सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हुए बच्चों में शिव खेड़ा की एक बुक थी, जीत आपकी, यू कैन विन। उसका क्रेज बहुत होता था, हर बच्चे के हाथ में यू कैन विन की किताब होती थी। अच्छा, मैं लखनऊ में पढ़ता था तो मुझे घर से 2000 रुपए दिए जाते थे, जिसमें मेरे रूम का खर्च, मेरा टेम्पो से आने जाने का खर्च, खाने का खर्च, सब शामिल था। पूरी पॉकेट मनी? हाँ, पूरी 2000, मतलब इसमें रहना, खाना, आना जाना सब कुछ होता था। तो मैं हर बच्चे के हाथ में वो किताब देखता था तो मुझे कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग होने लगी, यार सबके पास है, मेरे पास नहीं। ऐसा होता है स्टूडेंट दौर में, तो खासकर होता है कि यार ये इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। और फिर जब कोई चीज स्टेटस सिंबल बन चुकी, उस समय सिविल के बच्चों में वो स्टेटस सिंबल हो चुका था कि यू कैन विन, जीत आपकी, आपको पढ़ना है, आपके हाथ में होना है, तो लोग अपने आप के पूछ लेते थे अगर कि क्या सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस समय अगर वो किताब हाथ में होती थी। हाँ जी। तो मुझे याद है, मेरे इंस्टीट्यूट वैट्स ICS अलीगंज में था, उसके बगल में एक बुक स्टॉल था, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा मुझे जीत आपकी चाहिए, यू कैन विन। तो उसने ऐसे फेंका मेरी तरफ, मैंने उस किताब में सबसे पहले उसका पैसा पढ़ा पीछे, जैसे ही पलटा मैंने तो उसका कवर पेज जैसे हटाया तो 375 रुपए लिखे हुए थे उसके रेट। आज का मुझे पता नहीं, उस समय हिंदी एडिशन का 375 रुपए हुआ करता था। तो मैं किताब को ऐसे पकड़ करके, मतलब लाइक आई एम टेलिंग यू कि मैं ऐसे पकड़ करके किताब को यूं ऐसे करता रहा, काफी 5-10 मिनट में ये करता रहा। और दुकानदार पता नहीं क्या सोच रहा था, बट मैं ये सोच रहा था अगर मैं 375 रुपए खर्च कर दूंगा तो 1625 रुपए में पूरा महीना कैसे चलाऊंगा। हाँ जी। क्योंकि घर से पैसे आने नहीं है, आना जाना इसी में है। तो फिर एक बार दिल में सोचा कि यार पैदल चल लेंगे, किताब खरीद लेते हैं। फिर मुझे लगा यार पैदल तो आप चल लेंगे, लेकिन अगर खाने में कटौती कैसे करेंगे। पैदल तो चलना ठीक है, इट्स ओके, इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। और मुझे नहीं लगता 2-4-5 किलोमीटर का डिफरेंस कोई बहुत डिफरेंस होता है, और खासकर एक राष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए तो कतई नहीं। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे खाने में मैं कर्टल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यार खाना तो पड़ेगा ही, अगर आपको पढ़ना है तो डाइट तो लेनी पड़ेगी।
तो मुझे इतनी देर में दुकानदार ने कहा, अरे यार लेना है कि नहीं लेना है, टाइम खराब कर रहे हो। तो मैंने ये ऐसे किताब का फ्रंट कवर देखा, मैंने कहा ये लो। तो बोला पैक कर दें? तो हमने कहा नहीं, पढ़ ली। मैंने कहा नहीं, पढ़ ली। बोला पढ़ ली? मैंने हाँ पढ़ ली। तो बोला यार तुम लोगों के पास इतना टाइम होता है ना, हम लोग का टाइम खराब करते हो, लेना है ना कुछ नहीं, टाइम खराब कर रहे हो यार। और मैंने पढ़ा क्या था उस किताब में, ऊपर लिखा हुआ था कि सफल आदमी कोई भी अलग काम नहीं करता है, हर काम को अलग ढंग से करता है। बस मैंने वही कोट पढ़ा था, सारांश था उसका। ठीक। तो मैंने कहा ठीक, पढ़ ली मैंने, नहीं चाहिए। और जब मैं सहारा के कॉर्पोरेट ग्रुप हेड था, मैं सहारा का कॉर्पोरेट टीम का में था, जब जहाँ से मैं सहारा टीवी के सारे चैनल्स हेड करता था, मेरा अपना एक विंग था। तो उस दौरान मेरे सीईओ ने मुझे शिव खेड़ा से मिलाया, और मैं शिव खेड़ा को देख करके बहुत देर तक मुस्कुरा रहा था। तो काफी देर बाद ऑब्वियसली आपको कोई बैठा शांति से देख के मुस्कुराता रहे तो आपको भी थोड़ा लगेगा यार क्यों हंस रहा मुझे देख के। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि जेंटलमैन व्हाई यू आर स्माइलिंग। हमने नहीं, कुछ याद आ गया। तो बोले क्या याद आ गया? तो मैंने उनसे ये इंसिडेंट किताब वाला शेयर किया कि सर एक समय था मेरे पास आपकी किताब खरीदने के पैसे नहीं थे, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आज मैं आपके साथ बैठा हूं, और आज मैं आपसे आपके प्रमोशन की बात कर रहा हूं। तो मैंने जब बताया मैंने आपकी किताब का फ्रंट पेज पढ़ा था, तो फिर उन्होंने हंसा, बोले जेंटलमैन एक्चुअली मैंने लिखा ही वो था, बाकी तो किताब पूरी करने के लिए लिखा था। उस पूरी किताब का एक्चुअली सार ही वही था। तो ऐसे लाइफ में बहुत से इंसिडेंट हुए दोस्त। फिर जब एग्जाम्स की बारी आई तो उस समय इंडिया टीम सिलेक्शन कॉल हो गया, नेशनल सॉल्ट लेक सिटी में थी, कोलकाता में। अब इसको प्रभु की मतलब रची हुई रचना समझ लीजिए या क्या समझ लीजिए, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उसमें पार्टिसिपेट करना चला गया। यद्यपि मेरा उसमें सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। आई वॉज हैविंग सम मेडिकल प्रॉब्लम विद माई नी, तो मेडिकली भी मैं बहुत परफेक्ट फिट नहीं था। तो लौट के जब आया तो मुझे लगा कि यार अब जिंदगी में करूंगा क्या। देखिए आप बहुत एवरेज फैमिली से हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पीछे बहुत पैसा रखा हुआ आप व्यापार कर लेंगे, या आपको कहीं नौकरी वोकरी मिल रही होगी तो उसके लिए थोड़ा बहुत खर्चा पानी कर लिया जाएगा। अच्छा, मेरे पिताजी बहुत सिद्धांतिक आदमी, उन्होंने मुझसे बहुत पहले कह दिया था कि यदि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी तरक्की के लिए मुझे कुछ पैसे खर्च करना है या किसी के हाथ पांव जोड़ने हैं, तो मुझे लगा पुत्र होके क्यों कहने वाले कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर लूंगा। तो उन्होंने कहा मुझसे ये उम्मीद ना करना। हाँ जी। तो मुझे लगा यार ये तो और बड़ी चीज हो गई कि एक सहारा था वो भी खत्म। तो मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, ठीक है देखा जाएगा। तो जब मैं लौट करके आया तो थोड़ा सा 5-10 दिन पॉज देने के बाद लाइफ को, मैंने एक राष्ट्रीय अखबार है, अगेन आई विल नॉट कोट द नेम, तो मैंने उसमें वो जो आवश्यकता है वाला कॉलम होता है, हाँ जी, वो उसमें मैंने पढ़ा कि होम लोन काउंसलर्स की जरूरत है। तो मैं इंटरव्यू देने पहुंच गया। अच्छा, इस बीच में आपको एक चीज बताना मैं ये भूल गया कि मैं अकाउंट्स में बहुत खतरनाक आदमी हूं। अकाउंट्स में जो मेरा कमांड है वो मतलब एक कह सकते हैं कि ईश्वरीय देन है। मतलब कंपनी बैलेंस शीट में देखता था, मेरे जो साथी हुआ करते थे, एक 1.5 घंटा लेते थे एक कंपनी बैलेंस शीट कंप्लीट करने में। आई हार्डली टेक 20 मिनट्स, हार्डली। तो एक कमांड मेरा वो बहुत अच्छा था, कैलकुलेशंस के मामले में आई वाज टू स्ट्रांग। तो मैं गया आईसीआईसी बैंक का एक होम लोन का फ्रेंचाइजी था, डीएसए था, स्विफ्ट फाइनेंशियल्स। वहां 1500 रुपए की नौकरी निकली थी बैक ऑफिस की, और होम लोन काउंसलर की निकली थी। तो मैं उसके लिए गया था। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन। तो मैंने कहा मेरा कैलकुलेशन मेरा बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने मुझे एक फाइल दी कि लो इसको कैलकुलेट करो। तो उनकी जो एक्सपेक्टेड टाइमिंग थी उसके शायद 10वें हिस्से में मैंने कैलकुलेट करके उनको थमा दी फाइल, ये लीजिए। तो उन्होंने कहा आप काउंसलर बनना क्यों चाहते हैं, आप बैक ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? तो हमने पैसे कितने मिलेंगे, उसमें तो 1500 लिखे, इसमें कितने मिलेंगे? हाँ जी। तो बोले चलिए इसमें भी 1500 दे देंगे।
तो हमने कहा साहब ये तो कम है। तो बोले क्यों कम है? तो हमने क्योंकि 8-10 घंटे में वो मौज भी करेंगे, घूमेंगे भी, बाहर भी जाएंगे, दोस्तों यारों से मिलेंगे, और मैं यहाँ आकर के पैक हो जाऊंगा। मुझे तो 8-10 घंटे ऑफिस में ही रहना है। अच्छा, मेरे साथ चूंकि प्रभु की कृपा से कोई भी नशे टाइप की चीज नहीं है, और मैं युवाओं से कहूंगा होना भी नहीं चाहिए। हाँ जी। तो ना सिगरेट ब्रेक मेरे पास, ना कुछ। तो अब एक जगह बैठ गया तो बैठ के काम ही करना है मुझे। तो मैंने कहा सर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बोले अच्छा आपको इंसेंटिव दे देंगे पर फाइल। मैंने हाँ ये चलेगा। तो वहां से मैंने अपना सफर शुरू किया, और आईसीआईसीआई मेन बैंक में मैं, आप कह सकते हो कि मेन ब्रांच तक पहुंच गया। फिर अचानक से ऐसे ही मुझे एक जागरण के जीएम हुआ करते थे, वो मुझे मिले। उन्होंने अपना वैसे मुझे कार्ड दे दिया, तो मुझे बोले कभी मिलना मुझे आकर के। मैंने कहा ठीक है। तो भारतीय टेलीकॉम में भी थोड़ा समय रहा, तो उनकी मेरी मुलाकात भारतीय टेलीकॉम के थ्रू हुई थी। आई वाज द ऑपरेशंस विद भारती। तो मैं जब एक दिन ऐसे ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मैंने अपने बॉस से कहा, मैंने कहा सर मैं जागरण होके आता हूँ। तो बोले क्या हो गया? हमने किसी सेल्स के बंदे को मेरे साथ भेज दीजिए, वहां के जीएम को मैं जानता हूँ, तो उसको मिलवा दूं। बोले हाँ ठीक है, लिए जाओ। मैं उनके पास पहुंचा और वो बैठे, ही वॉज डूइंग सम वर्क ऑन हिज लैपटॉप। उस समय डेल के मोटे वाले लैपटॉप आया करते थे, अब तो बहुत कॉम्पैक्ट हो गए, और डेल के उस समय मोटे वाले, वो उसी पे बैठे कुछ, ही वॉज डूइंग समथिंग। तो मैंने पीछे से आवाज दी, मैंने कहा सर नमस्कार। तो पलटते उन्होंने कहा अपना बायोडाटा लाए हो? तो मैंने कहा सर मैं रोहित सक्सेना। बोले हाँ तुम बायोडाटा लाए हो? नहीं। मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। बोले सीवी है तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं है। बोले नेट पे है? हमने कहा मेल पे है। बोले निकालो। तो मुझको समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो मैंने निकाला, उन्होंने अपना लैपटॉप ऐसे खसका दिया मेरी तरफ, मैंने अपना मेल आईडी खोला, उससे प्रिंट आउट निकाला, उनको थमा दिया। वो अंदर गए, बाहर आए, बोले मुबारक हो। सर किस लिए? तो बोले फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर पार्ट ऑफ दैनिक जागरण। मैंने कहा सर, मुझे वो वर्ड सुन के आज तक याद है। इस सवाल के बाद जो मैंने उनसे कहा था, इसको बहुत गौर से मैं चाहूंगा लोग सुने। तो कई बार क्या होता है, आपकी अपनी क्वालिटी हो सकता है आप ना जान पाए, हाँ जी, लेकिन सामने वाला बहुत अच्छा एनालिसिस करता है। तो मैंने कहा सर मैं मीडिया का एम तो जानता नहीं हूं, तो मैं मीडिया में जॉब क्या करूंगा? देन ही रिप्लाइड कि हाँ सक्सेना यू आर राइट, हो सकता है आज तुम मीडिया का एम नहीं जानते हो, लेकिन कल जो तुम मीडिया में कर लोगे वो लोग सोच नहीं पाएंगे। ये उन्होंने मुझे उस समय बोला था। मुझे ऐसा लगा ये रखने के लिए कह रहे हैं गुरु, और कोई व्यवस्था है नहीं, ये केवल मतलब आपको बूस्ट कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। जागरण में मैंने काम किया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस साल के मेरे जो 5 अचीवमेंट थे, वो जागरण के अचीवमेंट, उनमें से 3 जागरण के अचीवमेंट ऑफ द ईयर थे। इतना ज्यादा अच्छा काम किया आपने पहले साल में। जी। फिर मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं टीवी देखता था, तो मुझे लगा टीवी में काम कैसे किया जाएगा, बिकॉज मैं एम्बिशियस बहुत हूं आज भी। जैसे मैंने अभी, आपने मुझे एक इंसिडेंट शेयर किया, मैंने कहा मैं बहुत दूर तक सोचता हूं, तो मैंने कहा टीवी में काम कैसे किया जाए। हाँ जी। तो मैं पहुंच गया नोएडा, सहारा के ऑफिस। उस समय वहां पे प्रभात डबराल जी हेड हुआ करते थे, और एक और थे, वो बहुत अच्छे सज्जन थे, मैं उनका नाम सॉरी भूल रहा हूँ, दाढ़ी रखते थे वो। तो मुझसे बोले कि तुम सहारा के लिए क्या कर सकते हो? तुमने सर मुझे ये तो पता नहीं कि मैं अलग क्या कर सकता हूं, बट मैं ये कह सकता हूं कि जो मैं कर सकता हूं वो दूसरा नहीं कर सकता। बोले डन। और उन्होंने मुझे वहां तुरंत ऑफर लेटर दे दिया। तो वहां से अब ऑफर लेटर ले तो लिया भाई, लेकिन अब टीवी के बारे में आप जानते तो कुछ है नहीं, क्या करिएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब चैलेंज लिया है तो किया जाएगा। मैंने फिर टीवी में इतना काम किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक डिफरेंस है। प्रिंट मीडिया 33 बाई 52 में सिमट गया है,
वो जो उतना अखबार है, जो सेट फॉर्मेट है, आप उतना ही कर सकते हैं। हाँ जी। टीवी में आप जो सोच सकते हो कर सकते हो, बहुत क्लियर है। Whatever you can think you can do on television। हाँ जी। बहुत काम किया, अलग अलग इनोवेशन किया। एल बैंड को मैंने सजेस्ट किया कि वी शुड अप्लाई एल बैंड। फिर मैंने कहा कि यार हमें टीवी को इवेंट देना चाहिए। तो टीवी को इवेंट देने के नाम पे बड़ा अजीब हो गया कि यार ये न्यूज चैनल क्या इवेंट करेगा। मैंने कहा न्यूज चैनल की जिम्मेदारी भी इवेंट करना है। तो मुझे बोले इवेंट कौन सा? मैंने कहा कोई ब्यूटी विजन कराते हैं। बोले यार न्यूज चैनल ब्यूटी विजन? हमने क्यों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं। ये भाई हमारे यहाँ एक फैशन वर्ल्ड भी तो है। हाँ जी। उसको भी तो कवर करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम है। तो हमने एक पहला इवेंट किया टीवी का, मिस फ्रेश फेस ऑफ यूपी। इट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। फिर वहां से मैं एनडीटीवी गया, हरियाणा देखने लगा। फिर एनडीटीवी ने मुझे यूपी भेजा। फिर मैं जी गया। तो ऑन एंड ऑन एंड ऑन वो सफर चलता गया और मैं चीजें करता गया। और जी में जो आप एक बिजनेसमैन अवार्ड, उद्यमी सम्मान जिसको आप जानते हैं, बिजनेसमैन अवार्ड के नाम से, आई एम अ फाउंडर पर्सन ऑफ दैट। मैंने जब अपने मैनेजमेंट को सजेस्ट किया कि ये करना है, तो वहां बैठे सारे लोग हंस दिए थे एक्सेप्ट माय सीईओ। बाकी सारे हंस दिए थे, मेरा सीईओ नहीं हंसा। बोला कर दोगे? मैंने हाँ कर दूंगा। तो करो। और हमने बहुत सक्सेसफुली उसके 3 एडिशन करे, सक्सेसफुली। और पहले इवेंट में अगले 3 साल को मैंने बेच दिया था। 3 साल का टाइटल पहले इवेंट में बेच दिया था। ऐसा इवेंट किया था। तो एक करते रहने की चाह रही। फिर ईश्वर ने मेरा साथ दिया, मेरी मेहनत पे मुझे विश्वास रहा। तो मैंने सीईओ, ग्रुप सीईओ तक का सफर तय किया। फिर जब मैं नेशनल वॉइस का सीईओ हुआ, इंडिया वॉइस का सीईओ हुआ, टीवी 24 का सीईओ हुआ, न्यूज वर्ल्ड का ग्रुप सीईओ हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये सीईओ कब तक खेलूंगा। पर अल्टीमेटली आप इसके ऊपर तो नहीं जा सकते। हाँ जी। सीईओ इज दी बैरियर। अब या तो आप चैनल के मालिक ही बन जाइए। पर जैसा मैंने बताया, मेरे पास पैसे तो थे नहीं, क्योंकि बहुत साधारण परिवार से था। और मैंने अपने जिंदगी भर पूरे खर्चे सैलरी में ही रखे। सैलरी के बाहर मैंने खर्चे नहीं पाले, तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा बर्डन कभी नहीं रहा। हाँ जी। क्योंकि भाई सैलरी के बाद खर्च ही नहीं है, तो आपको सोचना ही नहीं पैसे कहां से आने। फिर मैंने कहा यार कुछ करना चाहिए, क्या कर सकता हूं। फिर मेरे दिमाग में ऐसा आया, यार पॉलिटिक्स ऐसी ऐसी जगह है जहां आप जिसकी मदद जब करना चाहो कर सकते हैं, अगर आपके पास पावर आ गया। हाँ जी। देन यू कैन हेल्प एनीबडी। क्योंकि देश में, दुनिया में कुछ भी होने के लिए एक पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी है, जो मोदी जी ने दिखा दिया। तभी आपने फैसला किया कि 2 दशक से ज्यादा मीडिया को देने के बाद आपने राजनीति में आने का फैसला किया। हाँ, ओवरनाइट मैंने सोचा कि यार मुझे राजनीति करनी चाहिए, तो राजनीति करने लग गया। और राजनीति में आपके आदर्श कौन है? अमित शाह जी। देखिए, यद्यपि हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल भी अमित सर का इंटरव्यू सुन रहा था। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मानना है, दूसरे के मुझे नहीं पता, जो अमित शाह जी कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एकदम सर्वसत्य है। वो आदमी, मुझे लगता है उनका ब्रेन, मतलब गूगल भी नतमस्तक है उनके आगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं जो बोल रहा हूं ये सारी चीजें मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग्स हैं उनको लेकर के। गूगल भी उनके आगे फेल है, क्योंकि जिस तरह से वो बातों को रखते हैं, उसके साथ जो सपोर्टिव चीज बताते हैं, उसके साथ जो सपोर्टिंग, अगर मैं सीए की बात करूं, कल जिस तरह से जिन अनुच्छेदों का वर्णन कर रहे थे, जिस तरह से इंपैक्ट बता रहे थे, भारतीय राजनीति में क्या हुआ वो बता रहे थे, मुझे लगता है ये शायद हर किसी के बस की बात नहीं। तभी उनके समर्थक उनको राजनीति का चाणक्य कहते हैं। देखिए, ये तो हम लोगों ने एक वो बना रखा है कि इस तरह का काम करने वाले को हम राजनीति का चाणक्य कह देते हैं, बिजनेस का चाणक्य कह देते हैं। बट आई एम सॉरी टू से, अगर आज
चाणक्य भी होते, मैं क्षमा चाहूंगा ये कहने के लिए, तो शायद वो अमित शाह जी के आगे नतमस्तक होते। क्यों? देखिए, मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत कड़वा आदमी हूं, बहुत रूखा आदमी हूं, चाटुकारिता करता नहीं हूं, मुझे पसंद भी नहीं है। लेकिन मैंने आज दिन तक अमित शाह जी को जितना पढ़ा है और जितना सुना है, हाँ जी, मैं 100% कह रहा हूं कि हमारा फेस मोदी जी हैं, लेकिन ब्रेन अमित शाह है। मुझे एक बहुत बहुत राजनीति के ठीक ठाक धुरंधर थे, तो उन्होंने क्या क्या भारतीय जनता पार्टी कभी हार नहीं सकती? उन्हें हार सकती, बहुत आसान है। बोले कैसे? हमने इसके लिए एक व्यक्ति को हराना होगा। तो बोले एक व्यक्ति को हराने से पार्टी हार जाएगी? हमने हाँ। बोले किसको? हमने अमित शाह को। और वो तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो जिस तरह से सोचते हैं। आपको अगर याद होगा, मैं उस दौर में तो मीडिया में ही था जिस समय माननीय अमित शाह जी ने सदन में खड़े होकर धारा 370 हटाई थी, तो देश का पूरा मीडिया ब्रेकिंग चला रहा था कि आज पेश होगा लोकसभा में धारा 370 हटाने का बिल, अगर आप लोगों को याद हो तो। और माननीय गृह मंत्री जी खड़े होते हैं, बोलते हैं मैं अमित भाई शाह, भारत का गृह मंत्री, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित, ये शब्द है, आप गूगल में पढ़िएगा, उन्होंने ये शब्द बोला, मैंने ब्रेकिंग कर दो, 370 हट गई। तो मुझे मेरे कुछ मीडिया के साथी थे, जो मेरे कलीग्स थे, बोले नहीं सर, अभी आज तो पेश होगा, अभी पारित नहीं होने ना, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित बिल पढ़ रहे हैं, पेश नहीं होगा, पारित होगा। और यही हुआ। तारीख भी थी 5 अगस्त। ये वो ही कर सकते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों से पूछा जो इनका उनसे सरोकार रहा है, जो शायद संविधान के ठीक ठाक ज्ञाता हैं या ठीक ठाक चीजों का उनको ज्ञान रहता है। मैंने उनसे पूछा कि अमित भाई ऐसा कैसे, वो कैसे? तो जो मुझे जवाब मिला लोगों का, बोले जो वो हमें बता रहे थे वो हमें ढूंढना ये पड़ रहा था कि ये लिखा कहां है। ये उनका ज्ञान का स्तर है। हाँ जी। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम मोदी जी के चेहरे पे जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन इसके पीछे जो प्लान, जो स्ट्रैटेजी, जो मेहनत अमित शाह जी की है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। और वी आर ब्लेस्ड, और खासकर मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूं कि मैं अपने शायद पूरी पीढ़ी में पहला व्यक्ति हूं जो राजनीति में आया है। और मैं ब्लेस्ड हूं कि एक ऐसे व्यक्ति की पार्टी में हूं जिसका शायद सोच का स्तर बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। मैं आज भी जब सुन रहा था, और सॉरी कल रात में मैं जब सुन रहा था एक चैनल पे उनका वही इंटरव्यू के कट शॉट दिखाया जा रहा है, तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज के दौर में अमित भाई जैसा बोल रहे हैं, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ऐसे ही बोलते हैं। क्योंकि जो डिटर्मिनेशन, जो एक वाणी में उनके दम था। क्योंकि हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देखा तो है नहीं, सिर्फ लौह पुरुष सुना है। बिल्कुल। मुझे लेकिन कल मैंने अपनी बेटी से कहा, हमने कहा बेटा जब भी समय मिले तो 2 लोगों के लिए यूट्यूब पे डाल करके जरूर सुनना, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अमित शाह जी। 10 साल की बेटी है मेरी, आज 11वीं में लगी है। मैंने उनके बारे में जरूर सुनना। बोली पापा क्यों? हमें जिंदगी में इतनी प्रेरणा मिल जाएगी तुमको कि तुमको किसी चीज से डर नहीं लगेगा। आप एक बात सोचिए, मैं राजनीति को बहुत लंबा समय मैंने कवर किया है दोस्त, बहुत लंबा समय। मैंने ऐसी बहुत सी सरकारें देखी हैं, जब इलेक्शन आता है तो रेवड़ियां बांटने लग जाती हैं। और मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी ऐसा नहीं करती। इस बार भी देखिए जो इंटरिम बजट आया, उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो रेवड़ी वाला था, इसके दाम कम कर दीजिए, उसकी छूट बढ़ा दी, इसका ये कर, नथिंग। हमने काम किया है, हम काम गिना रहे हैं। और इंटरिम बजट जो काम चल रहे हैं उसके लिए है, कोई लोक लुभावने वादे नहीं। आप राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? जैसे वो चुनाव के टाइम पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, काफी लोग बोल रहे हैं कि समय सही नहीं चूज किया, चुनाव के टाइम पे उनको तैयारी करनी चाहिए थी। आप उन लोग क्या कैसे देखते हैं उनकी इस पूरी यात्रा को? मैं भारतीय राजनीति का सबसे गैर जिम्मेदार आदमी मानता हूं राहुल गांधी को, सबसे गैर जिम्मेदार। ये बहुत मतलब दावे के साथ कह रहा हूं, मैं इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कर सकता हूं। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं। जिस समय सदन चल रहा था
उस समय आप सदन में जनता की बातों को रखने के बजाय, अपने क्षेत्र की समस्याएं रखने के बजाय आप न्याय यात्रा निकाल रहे थे। जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आप पर विश्वास जता के भेजा है, आपका कोई दायित्व तो नहीं उनके ऊपर? नहीं लगता आपको? आपकी जिम्मेदारी थी, आपको जो यात्रा करनी हो आप करिए, आप स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती, जिस जनता ने आपको चुन के भेजा है, जब सदन चल रहा हो तो वहां आप उपस्थित हो। और मैं तो भारत सरकार से, माननीय मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे एक बात बताइए, एक चपरासी हो, एक मैनेजर हो, एक सीईओ हो, एक जीएम हो, व्हाटसोएवर, होमसोएवर, वो जितने दिन नौकरी करता है उतने दिन का वेतन उसको मिलता है। हाँ जी, ठीक। और जितने दिन एब्सेंट रहता है उतने दिन का वेतन भी कटता है, उतने दिन की सारी सुविधाएं भी कटती हैं, सब सुविधाएं कटती हैं। तो ये सांसद और विधायकों के साथ क्यों नहीं होता? सदन चल रहा है, आप सदन में प्रस्तुत तक नहीं है, सदन में बैठने की जिम्मेदारी आप नहीं समझते हैं। जिस जनता ने आपको चुन के भेजा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं उनके प्रति, उनके लिए जाकर के सदन में बैठे और आप अपनी समस्याएं बताएं कि मेरे क्षेत्र में ये समस्याएं। तो क्या मैं मान लूं कि राहुल गांधी ये मानते हैं कि वायनाड की जनता के पास कोई समस्या नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है? आपको जो बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है कांग्रेस चुनौती दे पाएगी? उनका जो अलायंस है, इंडिया अलायंस। कांग्रेस आज 10% लोकसभा सीटों पर बैठी है, 543 से मुझे लगता है 54-55 सीटें, 56 सीटें। हाँ जी, अगर ये इतनी भी मेंटेन ले जाएंगे तो इनकी उपलब्धि होगी। जैसे यूपी में 80 में से 17 सीट्स इनको मिली हुई हैं। किसको मिली? कांग्रेस को। कहाँ मिली? समाजवादी पार्टी ने अभी 2024 में जो चुनाव, अच्छा, मतलब आगे मतलब लड़ने के लिए मिली, मतलब मिली हुई है, कहां से मिल गई है? तो उसमें से इनके प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। नहीं होंगे तो भी हारेंगे। मुझे एक बात बताइए, सोनिया गांधी कम से कम कांग्रेस का तो सबसे बड़ा चेहरा है। हाँ जी। क्यों यूपी छोड़ के भाग गई? क्यों भाग गई? क्यों उन्होंने कहा रायबरेली से हम सदस्यता अपनी लोकसभा नहीं लड़ेंगे? इसका मतलब उनको इस बात का आभास है कि उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। आप मुझे एक बात बताइए, अब तुलनात्मक अध्ययन करिए। मोदी जी सांसद हैं बनारस से, आज वो भारतीय राजनीति के मुखिया हैं, ठीक? हाँ जी। सोनिया गांधी जो सरकार रहते हुए 10 साल यूपीए की मुखिया थी, इस 10 साल में बनारस का क्या कायाकल्प हुआ और रायबरेली का क्या कायाकल्प हुआ, मुझे बताइए। रायबरेली जिस जगह था, जिस रेट पे था, जिस तरह आकलन उसका होता था, आज भी वही है। क्या वहां हो गया बताइए मुझे? विकास की दृष्टि से मैं कह रहा हूं, मतलब वहां इंफ्रा हो, एजुकेशन हो, एनीथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूपीए, मुझे बताइए क्या बदलाव हुआ? यही अगर आप 10 साल बनारस गिन लीजिए, बनारस कहां से कहां पहुंच गए। तो जब जिस पार्टी का मुखिया अपने संसदीय क्षेत्र में जाएगा नहीं, वहां की जनता का काम करेगा नहीं, उनकी समस्याएं सदन में उठाएगा नहीं, उनके लिए सरकार को बाध्य करेगा नहीं, तो रायबरेली बना रहेगा। उनको पता था पिछली बार अमेठी से हार गए, इस बार हम हार जाएंगे। आपने विकास की बात की, तो मैं अपने यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इन्होंने जो विकास किए हैं, अभी राम मंदिर भी बना है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं काफी शहरों में, आगरा में भी इसी पिछले हफ्ते मेट्रो शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं उन विकास कार्यों का फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा? आपका क्या मानना है? देखिए, मैं एक चीज आपको और बताऊं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरा मीडिया का बहुत लंबा दौर रहा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पहले मुझे जितने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दिखे, सब इसी होड़ में लगे रहते थे कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य है, और बीमारू राज्य बनाने के लिए, उसका अनुदान पाने के लिए हर बार केंद्र सरकार पर दबाव बनाते रहे कि यूपी बीमारू राज्य है, इसको पैसे दीजिए, इसको स्पेशल दर्जा दीजिए। जैसे मतलब आई एम सॉरी टू से, जैसे हम कहते नहीं है कि ये फिजिकली चैलेंज्ड है, इसको प्रिविलेज मिलना चाहिए, तो ये अपाहिज गिनते थे उत्तर प्रदेश को, सॉरी ये अपाहिज गिनते थे। उत्तर प्रदेश को पहला मुख्यमंत्री मिला जिसने कहा हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और करके दिखाया। यदि आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मैंने हर जगह कई बार डिबेट में देखा, कई विपक्षियों को मैं देखता हूं कि वो कहते हैं कि रोजगार कहां है। हाँ जी।
आंकड़े उठा के देख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। अगर मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ जी के आने से पहले 2023 तक उत्तर प्रदेश में 380% की उछाल है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के फॉर्म होने की। क्या ये विकास के दायरे में नहीं आता है? बिल्कुल आता है। 380% से ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज फॉर्म हुई हैं योगी जी के काल में। वो उत्तर प्रदेश जहां विदेश से छोड़िए देश के बाहर के लोग व्यापार नहीं करने आना चाहते थे, क्योंकि यहां अतीक का, मुख्तार का और ऐसे ना जाने कितने माफियाओं का राज होता था और इनके दम पर लोग अपनी सरकार बनाते थे। योगी आदित्यनाथ जी ने यह एहसास दिला दिया कि आप आइए, पैसा लगाइए, किसी की हिम्मत नहीं कि आपसे चूं से पूं बोल जाए। देखिए आज क्या हो रहा है। वही उत्तर प्रदेश है जिसका कानपुर ऐसा एयरपोर्ट, अगर मैं बात करूं तो 6 महीने खुलता था, 6 महीने बंद होता था। पता चला क्या होगा, बोले श्री प्रकाश जी आज जो है उस समय ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे कि श्री प्रकाश जी आज कानपुर के एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। हमने नहीं, पिछली बार तो हुआ तो बोले नहीं भैया बंद हो गया था, फिर से करेंगे। ये वही उत्तर प्रदेश है आज जहां सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे हैं, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं स्टार्टअप्स की, नोएडा में हुए हमारे। नोएडा क्या था? नोएडा में कोई भी मुख्यमंत्री जाना पसंद नहीं करता था। क्यों? ये एक तरह का मिथ फैला दिया गया था कि जो भी मुख्यमंत्री वहां जाएगा वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी साजिश थी। उस समय के अधिकारी क्या करते थे कि नोएडा को अपने चश्मे से दिखाते थे मुख्यमंत्री को, तभी नोएडा में इतने घोटाले हुए। अरुण मिश्रा इनकी देन है, यादव सिंह इनकी देन है। नोएडा में इतने बड़े बड़े घोटाले इनके शासनकाल में हुए। 50 से ज्यादा बार योगी आदित्यनाथ जी नोएडा हुए। मजाल है किसी अधिकारी की एक इंच जगह किसी को गलत तरह से बेच दे। ये है योगी आदित्यनाथ। आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर हमारे योगी जी के लिए कहते हैं कि नहीं शायद मुस्लिमों के हित में काम नहीं करते, डेटा उठा के देख लीजिएगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 300 कुछ मदरसे, शायद 17, 18, 20 मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड थे। इस 6 साल में 7,500 हो गए। क्या ये उपलब्धि नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी पहल नहीं कर रही कि मुस्लिम समाज को पढ़ाया जाए? क्योंकि मोदी जी का नारा है कि मुस्लिम बच्चे के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। मुझे आजादी के बाद एक नेता बताइए जिसने मुस्लिमों की शिक्षा की पैरवी करी है। मुझे एक बताइए। इनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया और वोट लेने के बाद इनको किक आउट कर दिया गया। अगर इतने हितैषी बनते हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस मुसलमान भाइयों के, तो मुझे एक बात बताइए, बहुत लंबा समय रहा जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, क्या कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री इन्होंने दिया? अखिलेश यादव मुझे यह बताएं, इतने बड़े हिमायती बनते हैं मुस्लिम भाइयों के, क्या इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया मुस्लिम को, या राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन कराया इन्होंने कि नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष का पर्चा चुनाव के लिए कोई मुस्लिम भर सकता है की तरह इस्तेमाल करते हैं। मुझे, मैं आपको बताऊं, चूंकि मुस्लिम भाइयों के बीच मुझे काम करते हुए 3 साल से ज्यादा हो गया। पशमानदा तो आप सबने सुना होगा क्योंकि ये शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको अवगत कराया। पशमानदा है क्या? अगर मैं इसकी बात करूं, और सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं की, राइनीज मुस्लिमों में जो सब्जी का, फलों का, अंडों का व्यापार करते हैं, कुरैशीज जो गोश्त का कारोबार करते हैं, नाई, रंगरेज, दर्जी, ये भी तो कौम इनमें है। इनके आरक्षण की बात किसने करी बताइए? इनको आगे लाने की बात किसने करी मुझे बताइए? यदि आप किसी भी एक कौम को केवल 18% वोट, 20% वोट के रूप में गिनेंगे और उसके बाद उनका, आज मुझे बताइए, मैं किसी भी लेमैन से अगर पूछूं सबसे ज्यादा अशिक्षित कौन सा समाज है? मुस्लिम। इलिटरेसी का सबसे ज्यादा परसेंटेज मुस्लिम समाज में, जिसका फायदा ये उठाते हैं।
कि आज आपको भीड़ के रूप में पत्थरबाजी करने जाना है, आज आपको भीड़ के रूप में दंगे करने हैं, आज आपको भीड़ के रूप में आगजनी करनी है। ये वही उत्तर प्रदेश है। और जिस सड़क पे हम बैठे हैं, ये सड़क खूनी सड़क कही जाती थी। शायद महीने में 20-25 मर्डर इस सड़क पे होते थे। बचाइए, योगी जी के शासनकाल के बाद यहां बकरे भी कट पाए होते, आदमी तो छोड़ दीजिए, बकरे कट पाए हो तो मुझे बताइए। और एक बात समझिए, नमाज उतनी ही पाक चीज है जितनी पाक चीज पूजा है। मुस्लिम भाई ईदगाह में ही बैठ के नमाज पढ़ेंगे, ईदगाह का कायाकल्प करना पड़ेगा। आज जब तराबी हो रही है तो आप जाके देखिए, हलीम कॉलेज में एक साथ 20,000 25,000 बच्चे एक साथ लोग मुस्लिम भाई जो है वो कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ईडी पिछले 4 महीने से उनको सम्मन भेज रही है मगर वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ उनकी सरकार में मंत्री आतिशी जी, वो आरोप लगाती हैं कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कोई काम ही नहीं किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उनको बीजेपी के काम नहीं दिखना लाजमी भी है, क्योंकि शराब घोटाले में बिजी थे। जितने साल वो सत्ता में रहे वो शराब घोटाले में बिजी थे। अच्छा, वो इतना बिजी थे कि उनको लग रहा था कि हम बच जाएंगे, वो फंस गए। तो पहले तो करने में बिजी थे, अब बचने में बिजी हैं। तो उनको भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं दिखेंगे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने 370 थोड़े हटाया, भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक थोड़े हटाया, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर थोड़े बनवाया, भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी करके पाकिस्तान की कमर थोड़े तोड़ी। आप मुझे एक बात बताइए, ये वही पाकिस्तान है? ऐसा क्या हुआ होगा कि अचानक से पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, भुखमरी आ गई, महंगाई आ गई? अभी मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि मतलब ये सारा क्रेडिट भाजपा को देना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था इंडिया की फेक करेंसी। नोटबंदी होने के बाद उस पर प्रहार हुआ, उनका वो व्यापार बंद हुआ। दूसरा उनका सबसे बड़ा व्यापार था पत्थरबाज यहां भेजना, जिसकी वजह से उनको बाहर की कंट्रीज फंड करती थी। मोदी सरकार ने वो रोक दिया। हमने बाहरी और आंतरिक दोनों सुरक्षाओं पे काम करा। बाहरी सुरक्षाओं हमने बॉर्डर स्ट्रांग करे, घुसपैठ बंद करी जो पहले बहुत आम होती थी। आंतरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा 2 ही रूप से तो हो सकती है। पहले हफ्ते में 2-3-4 दिन तो खबर आती थी कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ। अब तो मुझे नहीं याद पिछले 5-6 महीने में भी ऐसी कोई खबर आई होगी कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे मेरा जहां तक अंदाजा है आपकी आयु मुझे 35 साल के आसपास लग रही होगी। हाँ जी, लगभग इतनी होगी भी। इसके पहले आपने कभी देखा कि चीन के सैनिकों के भारतीय सैनिकों ने डंडों से पीटा हो, मार मार के सुझा दिया हो? देखा कभी? इसके पहले कभी आपने ऐसा मंजर देखा कि भारतीय सैनिक एयरपोर्ट से निकल रहे हो और भारतवासी एयरपोर्ट पे खड़े होकर उनके लिए ताली बजाएं? देखा कभी ऐसा मंजर? कौन लाके दिया ये मंजर? भारतीय जनता पार्टी। और इनको काम नहीं दिख रहा। जैसे इन्होंने कहा राम मंदिर को धर्म से जोड़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या राम को मानने वाले केवल उत्तर प्रदेश या भारत में? पूरे विश्व में। यदि पूरे विश्व के लोग राम मंदिर देखने आएंगे तो होटल व्यवसाय, वहां का ट्रांसपोर्टेशन, वहां का जो हॉस्पिटैलिटी है, इसमें ग्रोथ होगी। हाँ जी। भारत सरकार को विदेशी मुद्रा मिलेगी, लोग वहां से आएंगे, फ्लाइट की टिकट कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, आएंगे ना? जी जी बिल्कुल। ये रोजगार नहीं बढ़ेगा क्या? और ये रोजगार केवल हाई क्लास नहीं बढ़ेगा, रिक्शे वालों की भी रोजगार बढ़ेगी, ठेले पे पकौड़ी बेचने वालों की भी रोजगार बढ़ेगी। क्योंकि जो लोग राम मंदिर जा रहे हैं वो ऐसा नहीं कि सारे लोग बहुत सक्षम जा रहे हैं, आम इंसान भी जा रहे हैं। हर आदमी की कैपेसिटी नहीं कि 5 स्टार होटल में बैठ के खाए। ये जो आम इंसान जा रहे हैं सड़क पे खड़े हुए ठेलों से खाएंगे, छोटे छोटे होटलों से खाएंगे, रेस्टोरेंट से खाएंगे, रिक्शे से चलेंगे, ई रिक्शे से चलेंगे, हाँ 500 रुपए वाले होटल में भी रुकेंगे। जी बिल्कुल। उनका व्यवसाय नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं है दिखता लोगों को? आप मुझे एक बात बताइए, 2014 के पहले भारत में 380 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड थे, आज 90,000 हैं। तो वो ये 90,000 लड़के जो बाहर कल डिग्री पूरी होने के बाद नौकरी मांगने जाते, आज लोगों को नौकरी दे रहे हैं। मैं ऑन एन एवरेज कह रहा हूं आपसे, अगर सवाल करूं कि एक स्टार्टअप में मिनिमम कितने लड़के काम कर रहे हैं? 10 तो कर ही देंगे मिनिमम। 90 लाख लोगों को रोजगार कौन दे रहा है? वही जो रोजगार मांगने जा रहे थे। ये एक विजन भी है। बिल्कुल। आप कहते हैं किया क्या? मैं अक्सर सुनता हूं ये कह रहे हैं कि रोजगार आप दे नहीं रहे हैं। आप अगर आपने राशन रोजगार दिया तो राशन नहीं बांटना होता। मैंने कई जगह ये बात सुनी। आरोप लगाते हैं ये लोग। तो मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव बेरोजगारी भत्ता काहे बांटते थे? क्या रोजगार दे रहे थे 500 रुपए से?
या 500 रुपए से उसका परिवार पल जाता था। यदि आज हम करोड़ों भारतीयों को भूखा नहीं मरने दे रहे हैं तो आज ये उनका भी अनाज छीनना चाहते हैं। उनके पेट पे भी इनकी निगाह है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी, अच्छा भारतीय जनता पार्टी अगर अनाज बांट रही है फ्री, तो क्या धर्म को देख के बांट रही है? क्या धर्म को देख के बांट रही है कि नहीं केवल हिंदू को देंगे, केवल मुस्लिम को देंगे, सबको दे रहे हैं ना। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी है, लोक हित के काम करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसको क्यों नहीं समझ रहे? डॉक्टर साहब, अब मैं आपकी बात करना चाहता हूँ। आप सोशल मीडिया पे इतने पॉपुलर हैं, आपकी इतनी फॉलोइंग है, आपको जो समर्थक है कानपुर में, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक कानपुर में अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं कि आप कानपुर से बीजेपी का फेस हो। आपका इसके बारे में क्या मानना है? देखिए, अगर कानपुर की जनता ऐसा चाह रही है तो मैं उनको धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। ये उनका प्रेम है, मैं उनका सदा आभारी रहूंगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब पार्टी चाहेगी, और मैं बहुत छोटा सा सिपाही हूं पार्टी का। पार्टी यदि मुझे जिम्मेदारी देगी तो भी, और यदि नहीं देगी तो भी, जिस क्षमता से, जिस हौसले के साथ मैं लोगों के काम 3 सालों से कर रहा हूं राजनीति में आने के बाद, अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल जब तक आयु है करता रहूंगा। जब पार्टी को लगेगा कि हाँ मुझे टिकट देना चाहिए, तो देखिए, मैं आपको बताऊं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी का नेता होने की वजह से मेरे पास एक वैल्यू एडिशन है। मुस्लिमों का मुझ पर बहुत विश्वास है, जो मुझे लगता है जल्दी जल्दा भाजपा के नेताओं पे लोगों का नहीं। हाँ जी, मुझ पर है, क्योंकि मैं जिस दिन से आया हूं, गरीब तबके के लोग आते हैं बेचारे, इलाज के लिए परेशान हैं, सरकारी कामों से अगर वो परेशान हो जाते हैं मेरे पास आते हैं, तुरंत काम हो जाता है, इलाज फ्री उनका होता है, बड़े से बड़ा इलाज 1 रुपए नहीं लगता है। कोई समस्या होती है मैं उनके यहाँ खड़ा रहता हूँ। आज जो भारतीय जनता पार्टी 5 में से 3 विधानसभा आ रही हुई है, वहां की जनता अपने लगभग सारे उद्घाटन अपने विधायकों से नहीं करा के मुझसे कराती, ये उनका प्रेम है। और यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे इस लायक समझेगी कभी भी कि मुझे टिकट देना चाहिए, तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा जी। आज आपकी बेटी को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और आपने आज टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत से युवाओं को इंस्पायर करेगा। आपकी जो जर्नी है बहुत ही अच्छी थी, आपने विस्तार से बताया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।